7 सितंबर 2019 की वो रात जब 3,80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर मिशन चंद्रयान अपने अंतिम पड़ाव यानी विक्रम लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल पर लगभग रात 2 बजे लैंड करने वाला था। हर हिंदुस्तानी इस स्पेस मिशन पर गर्व महसूस कर रहा था। इसके पीछे का कारण भी कुछ ऐसे ही था। भारत चंद्रयान मिशन से चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बनने जा रहा था। हालांकि मिशन का अंतिम चरण पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा और भारत 0.006% से चूक गया। लेकिन उस रात देश के सभी लोगों को अपने साइंटिस्ट पर नाज था। इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। जैसे चांद पर पानी की मौजूदगी के सबूत 2008 में सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को दिए। हॉलीवुड फिल्म बनने में आने वाले खर्च से भी कम खर्च में भारत ने मंगलयान मिशन पूरा किया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 50 सालों की कड़ी मेहनत की है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम समझते हैं इसरो के 50 सालों के सफर को और भारत की स्पेस सेक्टर के इतिहास को। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का इस अनोखी पहल पर्सपेक्टिव 360 में। वैसे तो स्पेस रिसर्च कई हजारों सालों से चलते आ रहा है, लेकिन मॉडर्न स्पेस रिसर्च की शुरुआत भारत में 1920 से देखी जा सकती है, जब कलकत्ता के साइंटिस्ट S.K. मिश्रा ने आइनोस्फीयर की साउंडिंग को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए होता है। 1945 से भारत के स्पेस रिसर्च में एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की शुरुआत हुई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थापित की और 1947 में विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी स्थापित की। शुरुआत के दिनों में स्पेस रिसर्च कुछ सीमित विषयों पर चला, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में जानना, कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में जानना और अंडरग्राउंड टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करना। 1950 में आजादी के 3 साल बाद भारत सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बड़ा कदम उठाया। उस साल एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नियुक्त किया, जिससे स्पेस रिसर्च के लिए सरकार से फंड मिलने लगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेस के लिए 1954 में हिमालय के फुटहिल्स पर यानी सी लेवल से लगभग 19,000 मीटर की ऊंचाई पे मनोर पीक पर स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, जिसे तभी उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी के नाम से और अभी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के नाम से जाना जाता है। इस इंस्टीट्यूट से स्टार क्लस्टर्स, नजदीकी गैलेक्सीज और सुपरनोवा एक्टिविटीज ऑब्जर्व की जाती है। एरिस दुनिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेन के कैनरी आइलैंड पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप या ऑस्ट्रेलिया में स्थित ऑब्जर्वेटरी से जो डे लाइट में ऑब्जर्वेशंस नहीं पॉसिबल होते, वो भारत के आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस से किए जाते हैं। 1957 में रशिया से पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जिससे दुनिया का ध्यान स्पेस लॉन्च की ओर आकर्षित हुआ। 1962 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मार्गदर्शन में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्लानिंग की शुरुआत की और इसके लिए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शुरुआत में इस कमेटी ने बनाए इंजीनियर्स की टीम का हिस्सा रहे और 1969 में इस कमेटी की जगह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ली और इसरो के पहले चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे। इसरो 3 सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा है। एक, कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट का उपयोग करना, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन करना और एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना। इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इसरो ने 2 मेजर ऑपरेशनल सिस्टम्स बनाई है। पहली है इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी इनसैट, जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए किया जाता है। और दूसरी सिस्टम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी IRS, जिसका उपयोग नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। दोस्तों, भारत का इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए दुनिया भर में विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV का सक्सेस रेट 98% है और इसीलिए इसे
वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। देखा जाए तो भारत का लॉन्चिंग व्हीकल का इतिहास SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से शुरू होता है। 1970 में स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिससे 40 किलो तक का पेलोड 400 किलोमीटर की दूरी तक स्पेस में कैरी किया जा सकता था। भारत का पहला एक्सपेरिमेंट फ्लाइट SLV-3 श्रीहरिकोटा से 10 अगस्त 1979 को लॉन्च हुआ, लेकिन यह कामयाब नहीं रहा। फिर 1980 में अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, जिससे 150 किलो पेलोड स्पेस में कैरी किया जा सकता था। 1993 तक भारत ने मीडियम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की निर्मित कर ली थी और इसका उपयोग करके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए। अब तक ये क्षमता सिर्फ रशिया के पास थी। आगे चल के भारत ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल डिजाइन किया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, PSLV को इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता है। भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान, पहला लूनार प्रोब चंद्रयान 1 और पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, इन सबके लॉन्चेस PSLV के जरिए किए गए। 15 फरवरी 2019 में PSLV ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। तब तक रशिया का रिकॉर्ड 37 सैटेलाइट्स का था और हमने उसे 3 गुना ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर उनका रिकॉर्ड तोड़ा। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत ने आज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 डेवलप किया है, जिससे 10 टन तक का लोड स्पेस में कैरी किया जा सकता है। दोस्तों, भारत ने स्पेस सेक्टर में पिछले 50 सालों में कई मिशंस किए और कई सैटेलाइट लॉन्चेस किए, जैसे एस्ट्रोसैट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, चंद्रयान 1 और अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 2। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस अंतरिक्ष सीरीज के दूसरे एपिसोड को। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इसरो के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण मिशंस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस अनोखे पहल पर्सपेक्टिव 360 से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।